अब अपन फायर इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द इंश्योरर इज कंसिडरेशन ऑफ द प्रीमियम पेड अंडरटेक्स टू मेक गुड्स एनी लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय फायर ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड अप टू द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द पॉलिसी। अब देखो फायर इंश्योरेंस का आपको समझ में आ रहा है किस चीज़ का इंश्योरेंस कराना है, जो चीज़ फायर की वजह से, आग की वजह से नुकसान हो गई है, उस लॉस का भरपाई के लिए अपन इंश्योरेंस कराते हैं, ठीक है ना। और उसमें देखो स्पेसिफाई अमाउंट भी स्पेसिफाई रहता है और एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए रहता है वो, ठीक है ना, कि उस पॉलिसी के अंडर कितने लिमिट रहती है, मतलब इतने लिमिट तक का जो लॉस होगा फायर का उसको वो कवर कर लेगा, ठीक। ये हो गया। अब इसमें क्या दिया, नॉर्मली द फायर इंश्योरेंस इज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर आफ्टर विच इट इज़ नॉट अ रिन्यूड विच इज़ टू बी रिन्यूड फ्रॉम टाइम टू। अब देखो जनरली 1 साल का रहता है, उसके बाद फिर उसको बार बार रिन्यू कराना पड़ता है उस इंश्योरेंस को। क्लेम फॉर लॉस बाय फायर में सेटिस्फाई 2 कंडीशंस होते हैं, ठीक है ना। देयर मस्ट बी लॉस ड्यू टू एक्चुअल फायर, या तो लॉस एक्चुअल सही में आग लगने से हुआ हो। देयर शुड बी एक्सीडेंशियल नॉट इंटेंशनल, मतलब फायर शुड बी एक्सीडेंशियल, फायर जो था वो एक्सीडेंट से होना चाहिए, कोई जानबूझ के लगाया तो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, जो एक्सीडेंट से जो अचानक आग लग जाए वैसा। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड द इंश्योर्ड कैनॉट क्लेम एनीथिंग मोर देन द वैल्यू ऑफ गुड्स और प्रॉपर्टी। अब देखो इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या रहता है, इंडेमनिटी क्यों है, क्योंकि इंश्योर्ड जितना का उसका नुकसान हुआ है, जितने का उसके गुड्स और प्रॉपर्टी जले हैं, वो उतने तक का ही वो क्लेम कर सकता है, उससे ज़्यादा का वो क्लेम नहीं कर सकता, वही बोल रहा है। लॉस और डैमेज बाय फायर और द अमाउंट ऑफ पॉलिसी विच एवर इज लेस, मतलब जो भी कम रहेगा, या तो नुकसान कम हो या फिर पॉलिसी की जितनी लिमिट है। जैसे आप देख लो, जैसे आपने 1 लाख का आपने पॉलिसी बनवाया था पर आपको नुकसान 1,20,000 का हो गया, तो 1 लाख पूरा कवर करेगी। या फिर आपने 1 लाख का पॉलिसी कराया और आपको नुकसान सिर्फ 80,000 का हुआ, तो सिर्फ आपको क्लेम के सिर्फ 80,000 मिलेगा, 1 लाख नहीं मिलेगा। तो वही विच एवर इज लेस, या तो पॉलिसी अमाउंट कम हो या फिर डैमेज का लॉस कम हो, दोनों में से कोई एक लिया जाएगा, ठीक है ना। अभी एलिमेंट्स क्या होते हैं फायर इंश्योरेंस के, फर्स्ट क्या है, जनरल एलिमेंट ऑफ अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। जनरल एलिमेंट ऑफ अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट में क्या था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस इन्वॉल्व ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन ऑर्डनरी कॉन्ट्रैक्ट एंड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। देखो इसमें जितने भी ऑर्डनरी और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बिल्कुल उसी तरह इसका भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है ना। फिर है इंश्योरेंस इंटरेस्ट में, फॉर गेटिंग एनी प्रॉपर्टी इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर द कंसर्न पर्सन मस्ट हैव इंश्योरेबल इन इट, ओनली देन ही कैन टेक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। देखो इसमें क्या बोल रहा है, आपको जिस भी प्रॉपर्टी का फायर इंश्योरेंस कराना है उसके लिए कंसर्न पर्सन मस्ट हैव इंश्योरेबल, जो कंसर्न पर्सन है उसका इंश्योरेंस होना चाहिए, तभी फिर वो जाके फायर इंश्योरेंस करा सकता है, ठीक है ना। इफ ही डज नॉट हैव एनी इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड देन विल बी ओनली द गैम्बलिंग, इंश्योरेंस इंटरेस्ट इज गुड मस्ट एग्जिस्ट, यहीं तक करना आप इसको। फिर नेक्स्ट क्या है, एटमोस्ट गुड फेथ, तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, दोनों इंश्योर और इंश्योर्ड करके दोनों के बीच में अच्छा रिश्ता होना चाहिए, एक दूसरे को ट्रस्ट और फेथ होना चाहिए, क्योंकि तभी इंश्योरेंस यहाँ पे वर्क करेगा। और जो भी सही का जितना भी नुकसान हुआ एक्चुअल जानकारी उनको देनी चाहिए इंश्योर्ड को, और इंश्योरर को भी हर चीज़ सही चीज़ बताना चाहिए कि इस नुकसान के अंदर आपको भरपाई मिलेगी, ठीक है ना। तो हर चीज़ क्लियरली बताना चाहिए, गुड फेथ होना चाहिए। द पर्सन वेटिंग टू गेट प्रॉपर्टी इंश्योर्ड शुड टेल द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज प्रॉपर्टी। फिर नेक्स्ट क्या है, पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट में, इट इज़ अ पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट देयरफॉर द इंश्योरर कंपनी कलेक्ट्स ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द डीलिंग। देखो ये पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसलिए जो इंश्योरेंस कंपनी होगी जो भी इसने डीलिंग करी उसके बारे में सारी जानकारी वो इकट्ठा कर लेगी, बिहेवियर एंड कैरेक्टर्स ऑफ द इंश्योर्ड पर, और किस तरह का बिहेवियर है जिसने इंश्योरेंस करवाया उसका। द कॉन्ट्रैक्ट बीइंग पर्सनल इन नेचर द इंश्योर्ड कैनॉट ट्रांसफर द इंश्योरेंस पॉलिसी टू एनी अदर पर्सन, और ऐसी जो पॉलिसी होती है इसको किसी और पे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। फिर प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी में क्या होता है, द पॉलिसी होल्डर ऑफ अ फायर इंश्योरेंस हैज़ अ राइट टू गेट कंपनसेशन ऑफ एक्चुअल लॉस ड्यू टू फायर। इसमें क्या रहता है, जो फायर इंश्योरेंस से जो नुकसान होता है, जो एक्चुअल लॉस हुआ रहता है उतने का कंपनसेशन मिलने का उसका हक होता है, ठीक है ना। नॉट द इंश्योर्ड अमाउंट, ना कि जितना अमाउंट का इंश्योर करा है, जितना नुकसान हुआ है उतना अमाउंट, ना कि इंश्योर्ड अमाउंट, ठीक है ना। फायर इंश्योरेंस इज अ मीन्स ऑफ सेफ्टी ओनली नॉट टू अर्न प्रॉफिट। फायर इंश्योरेंस क्या है, सिर्फ एक सेफ्टी के लिए रखा जाता है, ना कि प्रॉफिट कमाने के लिए। टू गेट अ क्लेम, आप इसको यहीं तक करो, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ सबरोगेशन में क्या था, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन व्हेन द इंश्योरर हैज इंडेमनिफाइड द इंश्योर्ड अगेंस्ट अ लॉस द
इंश्योर्ड मस्ट ट्रांसफर ऑल द राइट्स रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी डैमेज, द इंश्योर्ड डज नॉट हैव एनी राइट टू कवर फ्रॉम द थर्ड पार्टी। देखो अब मैंने बता चुका था, जिसमें क्या करती है, जो इंश्योरेंस कंपनी रहती है वो वर्क करती है इंश्योरेंस के अगेंस्ट, मतलब वो उसका काम करती है, थर्ड पार्टी से वो वसूल करवाते हैं इंश्योरेंस का पैसा, ठीक है ना। अब देखो कितने टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है, ठीक है ना। फर्स्ट क्या है, स्पेसिफिक पॉलिसी, जिसमें क्या होता है, दिस पॉलिसी इंश्योर्स अ रिस्क फॉर अ स्पेसिफिक सम, इसमें क्या है, एक स्पेसिफिक सम का रिस्क को इंश्योर करते हैं। अंडर दिस पॉलिसी द इंश्योरेंस कंपनी विल पे द होल लॉस टू द इंश्योर्ड प्रोवाइड दैट इट डज नॉट एक्सीड द स्पेसिफिक सम मेंशन इन द पॉलिसी। देखो इसमें जितने का नुकसान हुआ है उस नुकसान की पूरी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करती, बस ये है कि जितना सम उस पॉलिसी में मेंशन किया गया उससे ज़्यादा ना हो, ठीक है ना। कम कॉन्सिक्यूशनल लॉस पॉलिसी में क्या होता है, अंडर दिस पॉलिसी नॉट ओनली द डायरेक्ट लॉस आर कंपनसेटेड, एनी कॉन्सिक्वेंशनल लॉसेज रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट लॉस आर ऑल्सो कंपनसेटेड। इसमें क्या बोल रहा है, ना कि डायरेक्ट लॉसेज, बस जो इनडायरेक्ट होंगे, जो उस लॉस के कारण जो अलग से भी जो नुकसान हुआ है उसको भी भरपाई करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में, इफ ऑल स्टॉक ऑफ अ ट्रेडर इज लॉस्ट, किसी ट्रेडर का पूरा जितना भी गोदाम सामान रखा था, वो स्टॉक रखा था, पूरा लॉस्ट हो गया, ठीक है ना। देन ही सफर लॉस, then he suffer loss not only stock beside he has to close down his business for a few days, as a result he suffer loss of profit too। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, उसके थोड़े बहुत गुड्स नहीं, पूरा गुड्स जल गया, जिससे क्या हुआ, वो जो प्रॉफिट कमाता था वो भी उसकी बंद हो गई, क्योंकि कुछ दिनों के लिए तो बंद ही हो जाएगा बिजनेस उसका। तो दिस पॉलिसी कवर्स ऑल सच लॉसेस, तो इसमें उसका प्रॉफिट जितना वो कमाता है, उसका जो लॉस है उसको भी ये पॉलिसी कवर करेगी, ठीक है ना। फ्लोटिंग पॉलिसी में क्या होता है, इट इज़ द पॉलिसी टेकन टू कवर वन और मोर टाइप्स ऑफ गुड्स एट अ वन टाइम अंडर वन सम एश्योर्ड। इसमें क्या रहता है, फ्लोटिंग में एक से ज़्यादा टाइप्स ऑफ गुड्स को कवर करता है एक ही सम के अंदर, फ्रॉम वन प्रीमियम एंड इन रिलेशन टू द सेम ओनर, पर ओनर सेम होना चाहिए, ठीक है ना। दिस पॉलिसी इज यूजफुल टू कवर फ्लक्चुएटिंग स्टॉक्स इन डिफरेंट लोकेलिटीज, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या है, री इंस्टेटमेंट पॉलिसी में क्या होता है, अंडर दिस पॉलिसी द अमाउंट इज प्रोवाइडेड बाय द इंश्योरर टू रीबिल्ड द प्रॉपर्टी लॉस ड्यू टू फायर। अब देखो इस री इंस्टेटमेंट पॉलिसी में क्या आता है, जितना नुकसान हुआ रहता है ओनर का, ठीक है ना, इंश्योरर का, उसको वो पैसे दिए जाते हैं ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी को फिर से खड़ा कर सके, ठीक है ना, फिर से रीबिल्ड कर सके। वाइल कैलकुलेटिंग सच अमाउंट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट डिडक्टेड देयरफॉर, पर ऐसे अमाउंट को कैलकुलेट, जैसे प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है तो दोबारा उस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए पैसे दिए जाते हैं, पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाता उसमें, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन क्या होता है, सालों साल चलने की वजह से फिक्स्ड एसेट जो रहते हैं उसमें उसके वैल्यू पे कुछ गिरावटें आती हैं, उसको डेप्रिसिएशन बोला जाता है, ठीक है ना, तो उसको चार्ज नहीं किया जाएगा। फिर एक्सेस पॉलिसी में क्या आता है, एन एक्सेस पॉलिसी इज दैट पॉलिसी विच कवर्स द इंश्योर्ड अगेंस्ट सर्टेन हजार्ड्स which applies only to loss or damage in excess of the stated amount. Normally, a business cover his stock and under one specified policy. Stock of businessman fluctuates from time to time. Therefore, this problem arises a problem as to what should be sum of which policy should be taken. पहला पॉइंट रहने का पीवल देखो वैल्यूड पॉलिसी में, under this policy the value of property to be insured is determined at the beginning of the policy, hence the insurer company pays the total admitted value irrespective to the market value of the properties। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, जैसे किसी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करा है, उसको आग लग वो आग से जल गई, ठीक है ना, तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी होगी, जितना उस पॉलिसी में बिगिनिंग के समय, पॉलिसी के शुरुआत में जितना अमाउंट उसमें स्टेट किया गया था उतनी उसकी पॉलिसी होगी, चाहे मार्केट वैल्यू कम हो ज़्यादा उससे फ़र्क नहीं पड़ता, और उसमें जितनी स्टेट की दी गई होगी उतनी उसकी वैल्यू मानी जाएगी। तो इंश्योरेंस कंपनी पेज द इंश्योर्ड ऑफ फिक्स सम फॉलोइंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी। एवरेज पॉलिसी में क्या होता है, द एवरेज क्लॉज इज ऑफन इंसर्टेड इनटू द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। इसमें क्या बोलते हैं, एवरेज क्लॉज क्या रहता है, ऑफन इंसर्टेड इनटू द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एन एवरेज पॉलिसी, रिक्वायर्स the insurance company to pay that proportion of actual loss as the insurance bears to the actual value of the property at the time of loss। देखो इसमें बोला जा रहा है कि जैसे कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, उसका नुकसान हो गया तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उतने मतलब उतना पैसा देगी, लॉस के टाइम पे उसकी कितनी वैल्यू थी उसी वैल्यू पे वो पैसे देगी, मतलब जब उसका नुकसान हुआ तब उसकी वैल्यू कितनी थी उस वैल्यू पे वो प्रॉपर्टी के वैल्यू को पे करेगी, ठीक है ना, इसलिए इसको एक्चुअल लॉस और एवरेज पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, वैल्यूएबल पॉलिसी में, इट इज़ द पॉलिसी वेयर क्लेम अमाउंट इज टू बी डिटरमाइंड एट द मार्केट प्राइस ऑफ द डैमेज्ड प्रॉपर्टी। इसमें देखो जो क्लेम अमाउंट रहता है वो मार्केट प्राइस पे देख के निकालते हैं, ठीक है ना, वैल्यूएबल पॉलिसी में।
अब अपना नेक्स्ट इंश्योरेंस आता है मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस किसके लिए होता है? जो जो बड़े बड़े समुद्र में, ठीक है ना, जो जहाज़ें होती हैं उनका जो इंश्योरेंस होता है उसको मरीन इंश्योरेंस बोलते हैं, ठीक है ना। मरीन इंश्योरेंस हैज़ बीन डिफाइंड एज दैट कॉन्ट्रैक्ट इन विच इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस टू कंपनसेट, इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस करती है टू कंपनसेट इन ल्यू ऑफ प्रीमियम डैमेज ऑफ शिप्स गुड्स और फ्राइट चार्जेस ऑफ इंश्योरेंस ड्यू टू मरीन लॉसेस, ठीक है ना। शिप में जो भी डैमेज हुआ है, जो भी गुड्स से हुआ है, जो भी फ्राइट चार्जेस से हुआ है, ठीक है ना, उस वजह जो भी नुकसान हुआ है, ठीक है ना, उसको मरीन लॉसेस के अंडर आता है। अंडर मरीन इंश्योरेंस अ सिस्टम इज डिफाइंड इन विच वन पार्टी कॉल्ड इंश्योरेंस undertakes to indemnify the total or partial loss caused to ship or cargoes in sea or any other place mentioned in the contract, ठीक है ना। इसमें क्या रहता है? सी कार्गो या फिर कहीं पे भी दूसरी जगह हो, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया गया वहाँ पे जो भी नुकसान होगा उसको जो इंडेमनीफाई है, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो टोटल लॉस उठाएगी या तो पार्शियली उस लॉस को वो बियर करेगी, ठीक है ना। अब सब्जेक्ट मैटर ऑफ मरीन इंश्योरेंस में क्या रहता है? फर्स्ट अपना आता है कार्गो इंश्योरेंस। इसमें क्या रहता है? द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्गो इंश्योरेंस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे इन द फील्ड ऑफ मरीन इंश्योरेंस। कार्गो इंश्योरेंस इंक्लूड इंश्योरेंस ऑफ कार्गो रिलेटेड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कार्गो टू बी ट्रांसपोर्टेड बिटवीन सी पोर्ट्स थ्रू वाटर रूट। अब देखो इसमें क्या रहता है? एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स होता है गुड्स का, कार्गो से किया जाता है जिसमें वाटर रूट से आना जाना होता है गुड्स का, ठीक है ना। कार्गो टू बी कैरिड बाय रेलवेज एंड रोड ट्रांसपोर्ट, एंड कार्गो को देखो रेलवे से भी लिया जाता है, रोड ट्रांसपोर्ट के जरिए भी लिया जाता है, एंड कार्गो टू बी कैरिड थ्रू इंटरस्टेट रूट से भी लेके जाया जाता है। इन कार्गो इंश्योरेंस में क्या रहता है? इंश्योरेंस कंपनी अंडरटेक रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेंस्ट मैनी रिस्क। इसमें कई तरह का रिस्क होता है, उसकी इंश्योरेंस लेता है। द कार्गो इंश्योरेंस इज मेड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट मरीन रिस्क, ठीक है ना। तो जो भी उससे रिस्क होगा आने जाने में, उसका ले जाने में जो भी रिस्क होगा, लॉस होगा, उसकी भरपाई करेंगे मरीन इंश्योरेंस में, ठीक है ना। हल इंश्योरेंस में क्या रहता है? इंश्योरेंस ऑफ वेसल्स एंड ऑल्सो इट्स इक्विपमेंट्स। वेसल्स मतलब ठीक है बड़े बड़े जो शिप से होती, बड़े बड़े जो कंटेनमेंट्स होते हैं ना, ठीक है ना, कंटेनर्स होते हैं, उसमें इंश्योरेंस ऑफ वेसल्स एंड ऑल इट्स इक्विपमेंट्स सच एज मशीनरी सप्लाईज फिटिंग एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड अंडर हल इंश्योरेंस। इसमें मशीनरी जो सप्लाईज और जो फिटिंग्स होते हैं इस तरह के इंश्योरेंस किसमें? हल इंश्योरेंस में आता है। वेसल्स इज अ प्रीशियस प्रॉपर्टी एंड इट इज इंश्योर्ड अगेंस्ट वेरियस मरीन रिस्क। और वेसल्स क्या आते हैं? प्रीशियस प्रॉपर्टी होती है तो उसको भी मरीन रिस्क के अंदर इंश्योर्ड किया जाता है। यूजुअली हल इंश्योरेंस इज मेड फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, और ये सिर्फ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ठीक है ना। जैसे कैसे रहता है? जैसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो ये इंश्योरेंस सिर्फ वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने तक का ही, मतलब उसको पूरा पहुँचाने तक का इंश्योरेंस रहता है, इसलिए कैसा रहता है? शॉर्ट पीरियड रहता है। फ्राइट इंश्योरेंस में मरीन रिस्क समटाइम्स रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ फ्राइट इन मरीन। देखो फ्राइट क्या एक तरह का भाड़ा होता है, ठीक है ना। इन मरीन बिजनेस फ्राइट इज पेड बाय टू मेथड। इन फर्स्ट मेथड द फ्राइट इज पेड एज advance, and in second method freight is paid after the delivery. In first method, if the event of a risk occurring, freight is also lost along with the cargo। अब देखो जो भाड़े का जो इंश्योरेंस होता है उसका दो तरीके होता है, या तो एडवांस में दिया जाए या तो फिर डिलीवरी के बाद दिया जाए। पर अगर एडवांस में जैसे दे दिया है ना, इट इज टेक रिस्क अक्यूरिंग, फ्राइट इज ऑल्सो लॉस्ट अलॉन्ग विद द कार्गो। जैसे कार्गो को कुछ नुकसान हुआ उससे तो फ्राइट का भी नुकसान हो जाएगा। और सेकंड केस में इफ़ द कार्गो इज़ नॉट ट्रांसपोर्टेड ड्यू टू डेस्टिनेशन, मतलब जो भी उसकी डेस्टिनेशन थी वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाया, हो सकता है कुछ हादसा हो गया, देन द शिपिंग कंपनी में सफ़र अ लॉस ऑफ द फ्राइट, जिसकी वजह से भाड़े का नुकसान शिपिंग कंपनी को उठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो डेस्टिनेशन में पहुँची ही नहीं तो कैसे दे देगी, तो कहाँ से उसको मिलेगा। और एडवांस में पे कर दिया तो कार्गो को नुकसान हुआ तो फ्राइट का भी पूरा भाड़ा गया, ठीक है ना। सो ओवरकम दिस रिस्क फ्राइट इज इंश्योर्ड, इसलिए फ्राइट का भी इंश्योरेंस कराया जाता है, भाड़े का भी इंश्योरेंस किया जाता है, विच इज कॉल्ड फ्राइट इंश्योरेंस। समझ में आया? जैसे कोई शिपिंग कंपनी है वो किराया तो वसूलेगी, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए वो किराया वसूलेगी, ठीक है ना। पर कभी अब इसमें दो तरीके का किराया मिलेगा, या तो वो एडवांस में ले लेगी गुड्स को ले जाने का, या तो वो डिलीवरी के बाद लेगी भाड़ा, ठीक है ना। तो अब देखो फर्स्ट वाले मेथड में क्या था कि एडवांस में ले लेगी, और एडवांस में उसने पैसे ले लिए और वो डेस्टिनेशन तक जा रही थी, पर हो सकता है बीच में कुछ हादसा हो गया, डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाए कार्गो, ठीक है ना। तो उस वजह से क्या होगा, जो उसने पैसे लिए थे वो तो डूब गए, भाड़ा डूब गया ना, सामने वाले का सामान भी नहीं पहुंचा, और जो उसने पैसे दिए थे वो भी डूब गए। और सेकंड केस में क्या था कि गुड्स जब तक पहुंचेगा नहीं तब तक डिलीवरी आपको मिलेगी नहीं, है ना, जब तक डिलीवरी होगी नहीं तब तक आपको पैसे मिलेंगे नहीं फ्राइट के। तो इस वजह से ही फ्राइट इंश्योरेंस करवाते हैं।
ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट अपना मेन टाइप्स ऑफ मनी इन इंश्योरेंस पॉलिसी में देखो कितने टाइप्स ऑफ आते हैं। फर्स्ट अपना आता है वोएज पॉलिसी। इसमें क्या होता है, द पॉलिसी इशूड टू कवर अ पर्टिकुलर वोएज फ्रॉम वन पोर्ट, देखो ये पोर्ट से होता है, ठीक है ना, बंदर का जो बोलते हैं ना, पर्टिकुलर वोएज फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर एंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। द पॉलिसी मेंशन द पोर्ट ऑफ डिपार्चर एंड द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन बिटवीन विच द रिस्क आर जनरली अंडररिटन। अब देखो इसमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने तक का इसे पॉलिसी इसमें इसके अंडर कवर करता है इस पॉलिसी में, ठीक है ना। दिस पॉलिसी इज नॉट सुटेबल फॉर हल इंश्योरेंस एज अ शिप यूजुअली डज नॉट ऑपरेट ओवर अ पर्टिकुलर रूट ओनली। इसको यहीं तक करना, ठीक है ना, वोएज पॉलिसी। अब नेक्स्ट क्या आता है, टाइम पॉलिसीज। टाइम पॉलिसीज में क्या होता है, अंडर दिस पॉलिसी द सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड फॉर अ डेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम। इसमें सब्जेक्ट मैटर रहता है, ठीक है ना, एक डेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इंश्योर्ड कराते हैं। दिस पॉलिसी इज कॉमनली मोर यूज्ड फॉर हल इंश्योरेंस। जो हल इंश्योरेंस पड़ा था ना उसके लिए ये टाइम पॉलिसी ज़्यादातर डिटरमाइन करते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें तो पूरा डेस्टिनेशन तय है, पर हल में क्या रहता है कि कब कितना टाइम लेगा उसमें कोई डिफाइन नहीं रहता, इस वजह से ये टाइम पॉलिसीज के अंडर आता है। देन फॉर द कार्गो इंश्योरेंस, फिर अपना आता है वोएज एंड टाइम पॉलिसी और मिक्स। अब इसमें वोएज और टाइम दोनों को मिक्स कर दिया है। द एलिमेंट ऑफ वोएज पॉलिसी एंड टाइम पॉलिसी आर कंबाइंड इन अंडर दिस पॉलिसी। द रेफरेंस इज मेड फॉर अ सर्टेन पीरियड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वोएज, फॉर एग्जाम्पल 24 आवर्स आफ्टर अराइवल। इट मे बी बेनिफिशियल टू हल एज वेल एज टू कार्गो इंश्योरेंस। जब इसमें दोनों का मिक्स हो, मतलब 24 घंटे का टाइम दिया था उसके अंदर वो पहुंच जाए। वैल्यूड पॉलिसी में क्या होता है, अंडर दिस पॉलिसी द वैल्यू ऑफ लॉस टू बी कंपनसेटेड इन फिक्स्ड एंड रिमेन constant throughout the risk except where there is a fraud and excessive over valuation। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, वैल्यूड पॉलिसी में क्या रहता है, वैल्यू ऑफ लॉस टू बी कंपनसेटेड इन फिक्स्ड एंड रिमेन कांस्टेंट। देखो जो वैल्यू जितने का नुकसान हुआ उसको कंपनसेट करेगा, वो फिक्स्ड होगा या फिर कांस्टेंट होगा, थ्रू आउट द रिस्क एक्सेप्ट वेयर देयर इज फ्रॉड। इसको थ्रूआउट द रिस्क एक्सेप्ट वेयर देयर इज फ्रॉड एंड एक्सेसिव ओवर वैल्यूएशन। मतलब वैल्यूएशन मतलब जितना जिस टाइम पे फिक्स्ड अमाउंट पे जितना नुकसान हुआ है उस पर कैलकुलेट करना है, ओवर वैल्यूएशन नहीं करना है, ठीक है ना। फ्रॉड जैसे कोई करते हैं ना, गलत जानकारी दे देते हैं, ज़्यादा वैल्यू निकाल देते हैं, वही चीज़ को नहीं रुकता है, ठीक है ना। यही रिस्क को कम करता है वैल्यूड पॉलिसी में। अनवैल्यूड पॉलिसी में क्या होता है, व्हेन द वैल्यू ऑफ पॉलिसी इज नॉट डिटरमाइंड। जब किसी पॉलिसी की वैल्यू डिटरमाइन नहीं की गई है, ठीक है ना, एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क, बट इज लेफ्ट टू बी वैल्यूड व्हेन द लॉस टेक्स प्लेस। द वैल्यू दस लेफ्ट टू बी डिसाइडेड लेटर ऑन इज कॉल्ड द इंश्योरेबल वैल्यू और अनवैल्यूड और वैल्यूएबल पॉलिसी, ठीक है ना। अब जब इसमें वैल्यू अपन ने लॉस से पहले मतलब जितनी वैल्यू थी वो निकाली नहीं, बाद में वैल्यू निकाली, ठीक है ना। इसमें क्या था, वैल्यू पहले ही निकाल ली थी, इसमें वैल्यू अभी तक नहीं निकाली, बाद में वैल्यू निकालते हैं जब रिस्क कमेंसमेंट ऑफ अ रिस्क होता है, ठीक है ना। व्हेन लॉस टेक्स प्लेस दिस वैल्यू द वैल्यू दस लेफ्ट टू बी डिसाइडेड लेटर। जो भी वैल्यू रहती है वो लेट डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। फ्लोटिंग पॉलिसीज में क्या आता है, फ्लोटिंग पॉलिसीज जनरली यूज टू मर्चेंट्स हु रेगुलरली डिस्पैच और रिसीव गुड्स फॉर टू इंश्योर all over the cargo except to be shipped within the stipulated period by one policy। अब इसमें क्या बोल रहा है, ये मर्चेंट्स के लिए होता है जो जिनका रेगुलरली गुड्स का आना जाना लगा रहता है, उनके लिए होता है, ठीक है ना। इसमें जितने भी कार्गो से होते हैं सब इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है ना। टू बी शिफ्ड विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ वन पॉलिसी के अंदर आता है। अब ब्लैंकेट पॉलिसी में क्या रहता है, द पॉलिसी इज टेक टू कवर लॉसेज विद इन द पर्टिकुलर टाइम ऑफ प्लेस। इसमें पर्टिकुलर टाइम ऑफ प्लेस का जो नुकसान होता है सिर्फ उसी को कवर किया जाता है। द पॉलिसी इज टेकन फॉर अ सर्टेन अमाउंट एंड प्रीमियम इज पेड ऑन द whole of it in the beginning of the policy and readjusted at the end of the policy according to the actual amount at risk, ठीक है ना। पर्टिकुलर पीरियड भी इसमें टाइम और प्लेस पर्टिकुलर रहता है। द पॉलिसी इज टेकन फॉर अ सर्टेन अमाउंट, और इसमें पॉलिसी में एक सर्टेन अमाउंट दिया जाता है और प्रीमियम भी उस पर पे किया जाता है, ठीक है ना। होल ऑफ इट बिगिनिंग ऑफ द पॉलिसी एंड री एडजस्टेड एट द एंड। देखो शुरू में तो पूरा रहता है पर बाद में उसको एडजस्ट कर दिया जाता है ऑफ दी पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल जितना भी अमाउंट जितने का भी अमाउंट का नुकसान हुआ है उसके हिसाब से उसको बाद में एडजस्ट किया जाता है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट अपना कौन सा आता है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस। इसमें क्या होता है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो पर्सनली लोग करवाते हैं। इट इनेबल्स दैट इंश्योर्ड टू रिसीव फ्रॉम द इंश्योरर ऑफ कंपनसेशन फॉर द डेथ और डिसेबिलिटी बाय एक्सीडेंट कॉज टू द फॉर्म। इसमें जब पर्सन अपना खुद का
इंश्योरेंस कराता है कि डेथ से या फिर कुछ डिसेबिलिटी हो गई, हाथ पैर टूट गए, उससे नुकसान की भरपाई के लिए, ठीक है ना। और लायबिलिटी इंश्योरेंस में क्या होता है, दिस इंश्योरेंस कवर्स एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी टू कंपनसेट वर्कर इन अ फैक्ट्री। देखो ये इंश्योरेंस कौन एम्प्लॉयर करवाता है अपने वर्कर्स के लिए कि अगर वर्क करते टाइम उनको कुछ फिजिकल डैमेज हो गया, कुछ इंजरीज हो गई, तो उसको कवर करने के लिए लायबिलिटी इंश्योरेंस किया जाता है। और एसेट इंश्योरेंस में क्या होता है, इट कवर द रिस्क ऑफ लॉस टू एसेट्स ऑफ द इंश्योर्ड सच एज क्रॉप इंश्योरेंस, लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस, एंटी थेफ्ट रॉबरी इंश्योरेंस। इसमें मतलब जो भी एसेट्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके लिए इंश्योरेंस किया जाता है। जैसे कि क्रॉप इंश्योरेंस हो गया अनाज के लिए, लाइव स्टॉक इंश्योरेंस हो गया, ठीक है ना, एंटी थेफ्ट रॉबर इंश्योरेंस हो गई। अब सोशल इंश्योरेंस में क्या आता है, दिस इंश्योरेंस एम एट्स हेल्पिंग द वर्किंग एंड एम्प्लॉयड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये इंश्योरेंस किसके लिए हेल्प करता है, जो वर्किंग और जो एम्प्लॉयड सेक्शन होता है उसके लिए, ठीक है ना। इट सीक टू मेक अवेलेबल ऑफ टू दो सेक्शन ऑफ सोसाइटी सच बेनिफिट्स एट्स पेंशन। जैसे इनको बेनिफिट्स कर देता है पेंशन के, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, मैटरनिटी बेनिफिट, मेडिकल एड, ये सब जो इंश्योरेंस दिया जाता है उनके लिए, ठीक है ना। अब देखो इसमें तीनों का डिफरेंस दे दिया है, तीनों इंश्योरेंस का, तो ये आपको देखना है, ठीक है ना। डिफरेंस बिटवीन लाइफ, फायर एंड मरीन इंश्योरेंस। सब्जेक्ट मैटर में क्या आएगा, ह्यूमन लाइफ इज इंश्योर्ड। लाइफ इंश्योरेंस क्या है, किसी इंसान की लाइफ को इंश्योर किया जाता है। इसमें फायर इंश्योरेंस में प्रॉपर्टी और एसेट्स को इंश्योर किया जाता है। मरीन इंश्योरेंस में शिप, कार्गो, फ्राइट को इंश्योर किया जाता है, ठीक है ना। एलिमेंट्स में लाइफ इंश्योरेंस हैज़ गॉट एलिमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो लाइफ इंश्योरेंस एक तरह का इन्वेस्टमेंट भी होता है, पर फायर इंश्योरेंस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता। उसी तरीके से मरीन इंश्योरेंस में भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट में क्या होता है, देयर मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ अफेक्टिंग पॉलिसी। देखो इसमें क्या रहता है, जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो कब आता है, जब अफेक्टिंग पॉलिसी के टाइम पे आता है, ठीक है ना। इट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ अफेक्टिंग पॉलिसी एंड ऑल्सो व्हेन द क्लेम फॉल्स ड्यू। देखो जब पॉलिसी चलती तब भी इंटरेस्ट रहता है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट रहता है। उसके बाद अगर ऑल्सो व्हेन द क्लेम फॉल्स डाउन, जो क्लेम है वो आ गया, कम हो गया, तो भी रहता है, ठीक है ना। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम व्हेन, इसमें सिर्फ अफेक्टिंग पॉलिसी के समय नहीं रहता। इसमें कब आता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जब क्लेम फॉल्स डाउन होता है तब। इंडेमनिटी में लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट द पॉलिसी ऑफ इंडेमनिटी। इसमें इंडेमनिटी की पॉलिसी नहीं होती है, इसमें इंडेमनिटी की होता है, इसमें भी इंडेमनिटी की पॉलिसी होती है, ठीक है ना। मेजरमेंट ऑफ लॉस में लॉस इज नॉट मेजरेबल। इसमें लॉस को नहीं मेजर किया सकता, क्यों, क्योंकि जान के नुकसान होता है, ठीक है ना। इसमें लॉस को मेजर किया जा सकता है, इसमें भी लॉस को मेजर किया जाता है। ड्यूरेशन में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कवर लॉन्गर पीरियड, समटाइम्स होल लाइफ एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट। लॉन्गर पीरियड की रहती, कभी कभी होल लाइफ कवर करती है। ये सिर्फ कुछ ईयर के लिए रहती है। इट इज़ ऑल्सो फॉर ईयर और स्पेसिफिक वोएज, ठीक है ना। कंटिजेंसी रिस्क में क्या होता है, द कंटिजेंसी डेथ और मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी इज लाइक टू बी हैपन। देखो इसमें या तो डेथ हो जाएगी या फिर पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। इसमें क्या रहता है, देयर मे नॉट बी फायर, नो क्लेम इज एडमिटेड। देखो इसमें क्या है, या तो डेथ हो जाए तो मिल जाएगा पैसा, या तो टाइम पूरा हो जाए तो मिल जाएगा। पर इसमें क्या रहता है, जब तक क्लेम नहीं आएगा तब तक कोई पैसा नहीं मिलेगा। इसमें भी बिल्कुल वही है, जब तक क्लेम नहीं आएगा कोई पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये इतने पॉइंट्स करने हैं आपको, ठीक है ना। 5-6 पॉइंट्स आप कम से कम कर लेना।